चलो चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं रसायन तुम्हारा ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। और इसमें एक्चुअल में तुम ये पढ़ोगे, हाँ, इसमें तुम रासायनिक बल गतिकी यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शंस पढ़ोगे, ठीक। कौन सा रिएक्शन कितनी देर में होता है, वो क्या क्या चीज़ों से गुजरता है, कितने टाइम में होता है। तो इसके जितने टॉपिक्स होंगे उसका आप मैं एक लिखवा दे रहा हूँ, और उस टॉपिक के वाइज हम लोग टोटल देखा जाए तो हम लोग 4 मेन टॉपिक्स और उसके अंदर 2-3 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके साथ इसको बना लो। हाफ लाइफ रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब ये जो मैंने कल तुम लोग को बताया था कि मान लो 80% 100% में 80% कंप्लीट हो चुका है, 20% बाकी है, ठीक। या मान लो 50% कंप्लीट हो चुका है, 50% बाकी है, यानी कि कुछ हिस्सा जब बाकी रह जाए, जैसे मान लेते हैं कि एक बर्फ ली, बर्फ को हमने रख दिया, अभी कल ही सवाल ये उठा था कि बर्फ लिया मैंने, नॉर्मली बर्फ को रख दिया, ठीक। तो बर्फ कुछ देर बाद क्या हो जाएगी, गल जाएगी। तो ये आइसक्रीम वाले क्या करते हैं, उसके अंदर नमक मिला देते हैं। तो नमक मिलाने की वजह से वो ज़्यादा देर में गलती है, क्योंकि नमक की एक लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो ये बर्फ़ का पिघल जाना ये भी तो एक रिएक्शन है। अब नमक लगा करके हम उसके रिएक्शन के रेट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, बस समझ रहे हो। अगर वो अपने ही रेट से रिएक्शन करेगा तो हमारे पास खाली पानी बचेगा, बर्फ़ तो बचेगी नहीं। तो इसीलिए नमक का यूज़ करके, सोडियम क्लोराइड का यूज़ करके वो लोग क्या करते हैं, बर्फ़ के गलने की जो पावर होती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। मेन टॉपिक 3 है, मेन टॉपिक आपके 4 है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ चैप्टर में, मतलब वो है। हाँ, ये सारे टॉपिक्स है बेसिकली जो आपको पढ़ने हैं। पहले आपको अभिक्रिया का वेग पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको वेग का नियम पढ़ना है, सॉरी, वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना है। फिर उसके बाद वेग का नियम पढ़ना है। वेग वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, वेग यहाँ पे रेट है, रेट। यहाँ पे वेग बदल गया। एक्चुअल में वेग को हम डायनेमिक्स के तौर पे लेते हैं, वेग को इंग्लिश में डायनेमिक कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एनसीईआरटी में भी यहाँ पे रेट का इस्तेमाल हुआ है और जितने भी सारी बातें की गई हैं वो रेट के नाम से की। रेट का मतलब क्या है भाई, रेट वो नहीं है जो आप दुकानों पे लेने आते हो कि ये इसका क्या कहते हैं, सूट का रेट ये है और इसका रेट है, ये वो रेट नहीं है। रेट का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ कितनी देर में हो रही है, ठीक है। यहाँ रेट का मतलब ये है, ठीक है। हम किसी भी चीज़ के रेट को बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि ये अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि रेट कहते किसको है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा चीज़ें समझना, ठीक है। रेट कहते हैं, इधर देखो समझ लो, रेट कहते हैं किसी भी चीज़ के कंसंट्रेशन में चेंज हो जाना। मान लेते हैं कि भाई मैंने दूध रखा गर्म करने के लिए, ठीक, और उसको आंच बढ़ा करके रख दिया, 1 घंटे तक वो पकता रहा, तो दूध के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन में चेंज आ जाएगा। जो उसकी तनुता थी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है कि नहीं, हो जाएगा, कैसे नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे मान लो कच्चा आम है, वो बहुत पक जाएगा तो फिर कैसा हो जाएगा, पिलपिला, थोड़ा सा पिलपिला हो जाएगा, और उसके क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीठा भी हो जाएगा, मीठा भी हो जाएगा, उसका टेस्ट भी चेंज आएगा। तो हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ जो उसके गाढ़ेपन में चेंज आता है या उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आता है वही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है, समझ गए। तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको फॉर्मूले की तरीके से लिखते हैं, अभिक्रिया दर या वेग बराबर तनुता में बदलाव बटे लगा हुआ बटे
समय में बदलाव। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन, हाँ फॉर्मूला भी है और डेफिनेशन भी है। देखो 12th क्लास की केमिस्ट्री में या 11th क्लास की केमिस्ट्री में आप एक चीज देखोगे, जो फॉर्मूला है वही उसकी डेफिनेशन। अगर आप फॉर्मूला याद कर लो तो आप डेफिनेशन बना ले जाओगे। ठीक है, बटे टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। ठीक है, हाँ हाँ, तो टोटल टाइम टेकन या टोटल चेंज इन टाइम और भाई टाइम उसमें कितना लगा, शुरुआत हमने कितने से की थी, एंड कितने पे हुआ, ये भी तो डिपेंड करता है ना। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? बस ठीक है, खा रहे हैं, सब लोग खाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज छोटी सी लिख लो, एक चीज छोटी सी लिख लो, इसके अंदर लिख लो इस चैप्टर में हम उदाहरण लिखें? उदाहरण नहीं, एक पॉइंट डाल करके लिख लो, इस चैप्टर में हम पाठ में कर लो, इस पाठ में हम अभिक्रिया के वेग अभिक्रिया के वेग, उसके पूरे होने का दर, तथा उसमें लगे हुए समय समय की बात करते हैं। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा आपको। जब ये चैप्टर खोलोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। आपको रिएक्शन के रेट को पढ़ना है कि कौन सा रिएक्शन कितनी देर में हो रहा है। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं, कल इसके बाद इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, 3 प्रकार के हैं? हाँ देखो ये भैया सर करिए दे दीजिए। पहला, ठीक। अच्छा अब ये समझो कितने भी रिएक्शंस हो वो 3 तरीके के होते हैं। पहला फास्ट रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत जल्दी हो जाए, पता भी ना चले। ठीक है, दूसरा स्लो रिएक्शन और तीसरा सुपर स्लो रिएक्शन, एकदम स्लो, बहुत स्लो रिएक्शन। इसको करने में समझ लो 3 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल तक लग जाता है। जैसे कोयले का बनना, जैसे हीरे का बनना, समझ रहे हो? तो ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। इस स्लो प्रोसेस के बाद ये एक स्लो रिएक्शन है। जब स्लो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इसको बंद कर देना, इसको बंद कर दरवाजा। जब स्लो रिएक्शन कंप्लीट होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो काफी हाई लेवल का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो पहला, फर्स्ट लिख लो, तीव्र अभिक्रिया। इसमें हाँ, पहली कौन सी होती है? तीव्र अभिक्रिया, यानी कि फास्ट रिएक्शन। दूसरा मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि स्लो रिएक्शन। देखो जितने जैसे मैंने कहा नहीं कि ये
जितने आप प्रॉपरली फॉलो करते हो चलोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और अति मंद अभिक्रिया, ज्यादा स्लो तो हाँ अब मंद अभिक्रिया और क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया का एग्जांपल तो तुम लोग वैसे समझ सकते हो, है ना भाई। आप ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करो, ये भी तो एक रिएक्शन है, तो ये किस में आएगा? ये मंद में आएगा, नहीं उसमें फास्ट में ये तीव्र अभिक्रिया होगी, ठीक है। ठीक, दिख रहा है, क्लियर है? यही तो बात है। चलो ठीक है, ये भी समझाने की तो जरूरत है नहीं कि भाई स्लो रिएक्शंस क्या होते हैं, ये तो वैसे समझ लोगे। कोई भी रिएक्शन ज्यादा टाइम ले रहा है तो वो एक मंद अभिक्रिया है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो अति मंद है, और जनरली हो जा रहा है जल्दी तो तीव्र, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पे हम आगे चीजों को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी चीज लिख लिया ना इसको, चलो। किसी भी चीज को हमको अच्छे से समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम उसकी इमेजिनेशन को करें, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम क्या करें, इमेजिन करें। अब जैसे मैंने आपको हीरे का एग्जांपल दिया, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ भाई, हीरा जो है कोयले से बनता है और बहुत टाइम लग जाता है उसको बनने में, तो आपको तीव्र अभिक्रिया, सॉरी, अति मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ गया, ठीक। उसी तरीके से जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे शक्कर, सांस लेना, तो सांस लेना एक तीव्र अभिक्रिया होगी भाई। आप बहुत जल्दी भी सांस लेते हो, स्लो भी लेते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर बहुत जल्दी लेते हो अगर देखा जाए तो, ठीक। तो क्लासिफाई करने के तौर पे ये कौन सी अभिक्रिया होगी, तीव्र अभिक्रिया, यानी कि फास्ट रिएक्शन, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, जैसे हमने 3 तरह की अभिक्रिया पढ़ी, उसी तरीके से हम ये जो दर होता है, रिएक्शन का रेट होता है, रिएक्शन कितनी तेजी से होते हैं, ठीक है, ये भी 3 तरीके के होते हैं, ठीक। ये भी कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। तो हेडिंग डाल लो, रासायनिक बल गतिकी के अंदर रासायनिक बल गतिकी के अंदर बल गतिकी के अंदर 3 प्रकार के वेग होते हैं। ठीक है, अब वेग का मतलब क्या होगा? वेग का मतलब हमेशा ध्यान रखो, मैं यहाँ स्पीड की बात कर रहा हूँ। किसकी? स्पीड की। वेलोसिटी बोलूंगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसलिए मैं क्या यहाँ बोलूंगा, स्पीड बोलूंगा। मुझे बोलना यहाँ पे वेग के लिए वेलोसिटी टर्म यूज करना था, लेकिन तुम लोग एक हमारी बातचीत में स्पीड टर्म ज्यादा आती है तो तुम लोग स्पीड से समझोगे। अब कोई रिएक्शन मान लेते हैं हम तीव्र वाले को पकड़ते हैं, ठीक है, तो इसके भी कई टाइप्स हो सकते हैं, लाइक बहुत जल्दी या जल्दी, या किसी भी पॉइंट के ऊपर, या बिना किसी भी पॉइंट के ऊपर, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो समझने वाली चीज बेटा यहाँ ये है कि जो भी रिएक्शन होगा, जो भी रिएक्शन इस बल गतिकी के अंदर होंगे, वो आपको सिर्फ 3 पढ़ने हैं। पहला तुम्हारा जो कहलाता है एवरेज, यानी कि भाई किसी भी पॉइंट पे लाइक रिएक्शन शुरू हुआ और खत्म हो गया, शुरू हुआ और खत्म हो गया, फिर इसके कंसंट्रेशन में, इसके गाढ़ेपन में जो चेंज आया टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ जो इसके गाढ़ेपन में चेंज आया, वो एक एवरेज कहलाता है। एवरेज जानते हो ना, जैसे बच्चे पढ़ने में कुछ 3 तरीके के बच्चे होते हैं, एक होते हैं टॉपर, एक होते हैं एवरेज, एक होते हैं लूजर, ठीक है। तो एवरेज वाले जो होते हैं वो हमेशा एवरेज स्कोर करते हैं। जैसे टॉपर्स 25 नंबर में 24 नंबर 23 नंबर 20 से ऊपर लाएंगे, 20 से ऊपर लाया तो टॉपर, 20 से 15 के बीच में लाया, 14-15 के आसपास लाया तो वो एवरेज, और फेल के आसपास लाया तो लूजर, या फेल हो गया तो लूजर। तो अमूमन 3 ही सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, एवरेज,
टॉपर और लूजर, ठीक है। वो अपने हिसाब से अपने आप को आप देख लो कि आप किस में लाया करते हो, ठीक है। चलो चलो लिखो। सबसे पहला आएगा औसत वेग। क्या आएगा? औसत वेग। यानी कि एवरेज वेलोसिटी। ठीक, यानी कि किसी भी रिएक्शन के किसी भी आर को, आर का मतलब रिएक्टेंट, औसत है ना? हाँ एक और मात्रा दो रहे हैं। सॉरी, ठीक है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जो चेंज हो रहा है, देखो आर है, रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट का मतलब क्या भाई? ये Na+Cl है, तो ये रिएक्टेंट है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ये किस में कन्वर्ट होंगे? NaCl में। तो NaCl क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब भाई जो आया टोटल वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो जितना टाइम लगेगा, जनरली जो लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक औसत वेग, ठीक है। ठीक है, पहला आ गया क्या? औसत वेग। दूसरा तत्क्षणिक वेग। अब ये तत्क्षणिक वेग क्या होता है हम एग्जाम्पल के साथ अच्छे समझाएंगे। इंस्टेंटेनियस, वो वो वाला नहीं है। तत्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर उठा लिया। अभी समझा देते हैं, रुक जाओ, अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी, वेलो कर दे रहा हूं, उसको कर लेना, ठीक है। ठीक, उसके बाद प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग तो समझ सकते हो? प्रारंभिक वेग का मतलब, प्रारंभिक वेग का मतलब, हाँ, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ ना, तो उस टाइम उसका स्पीड कितनी थी? क्या होता है, कुछ रिएक्शन स्टार्टिंग में बहुत तेज होते हैं, फिर धीरे धीरे करते 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 वो स्लो होने लग जाते हैं। कुछ होते हैं जो शुरू धीरे बहुत, हाँ, कुछ होते हैं शुरू धीरे से होता है, ठीक है। फैन ऑफ कर दो, वैसे भी इतनी जरूरत हमें लग नहीं रही है फैन की, है ना? लग रही है तुम लोग? मुझे नहीं लग रही है। तुम्हें फैन की जरूरत लग रही है? हमें तो नहीं लग रही, तुम्हें लग रही है? मुझे भी नहीं लग रही। चलो अल्लाह का बीमार ना पड़ो बस, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब औसत वेग का मतलब जो एवरेज वेलोसिटी थी, जिस स्पीड में वो चल रहा था शुरुआत से आखिरी तक। भाई शुरुआत में जब वो मान लो एग्जांपल के तौर पे एक रिएक्शन हमने किया, जो कि रिएक्शन से प्रोडक्ट 50% 2.5 मिनट में बन गया। समझे मैंने क्या कहा? रिएक्शन से प्रोडक्ट बनने में उसको 5 मिनट लगा, ठीक है। तो आधा रिएक्शन होने में 2.5 मिनट लगेगा, अगर एवरेज है तो। नॉर्मली अगर चल रहा है तो। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है, यानी कि तत्क्षणिक का मतलब वेग का मतलब ये होता है कि भाई रिएक्शन हो रहा था, किसी भी पॉइंट पे हमने चेक कर लिया कि कितना हुआ। इसका मतलब तो बहुत तेज है फिर। नहीं, बिल्कुल तेज नहीं है। लाइक मैंने रिएक्शन स्टार्ट करवा दिया, ठीक, और मैंने 2 घंटे के बाद देखा तो पता चला अभी 1% रिएक्शन हुआ था। फिर 4 घंटे के लिए छोड़ दिया, 4 घंटे के बाद देखा तो पता चला कि 10% हुआ है। तो किसी भी पॉइंट पे जब हम किसी का रेट चेक करते हैं तो वो किस में आ जाएगा? तत्क्षणिक वेग में, यानी कि इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लिया। इसमें क्या होगा भाई? अभी देखा, 10 मिनट बाद देखा तो पता चला आधा रिएक्शन हो चुका था, तो मैंने एक अंदाजा लगा दिया, अच्छा 10 मिनट में आधा हुआ तो 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये वाला, ये वो रिएक्शन है। इंस्टेंटेनियस में तो आप बता नहीं सकते हो कि कब रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, किसी बस आप पॉइंट पे चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये प्रारंभिक वेग का मतलब ये है कि जब आप रिएक्शन आपने शुरुआत किया तो उस टाइम देख लिया कि भैया कितना रेट है, कितनी स्पीड से काम हो रहा है, शुरुआत में ही, ठीक है। समझ में आ जाएगा ये तीनों अच्छे से। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है ये। लाइक उसको पता नहीं क्यों लोग इतना मुश्किल कर देते हैं। किताब ले ली? चलो अच्छा, अब जब भी हम कोई रिएक्शन करेंगे, कोई भी रिएक्शन करेंगे तो भाई किस में नापेंगे उसको? जैसे फोर्स को किस में नापते हैं? बल को? हाँ, बल को किस में नापते हैं? न्यूटन। न्यूटन में नापते हैं, ठीक है।
किसी भी सोल्यूशन को किसमें नापते हैं? मोल में नापते हैं। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन बन रहा है, और सोल्यूशन क्योंकि पानी ज्यादातर रहेगा तो इसलिए लीटर, और क्योंकि टाइम की बात हो रही है इसलिए सेकेंड। तो इसीलिए इसका SI मात्रक होगा किसका? जो रेट है ना, रेट, रिएक्शन का जो रेट है उसका जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा? SI मात्रक उसका होगा रेट ऑफ रिएक्शन का SI मात्रक क्या होगा? यानी कि अभिक्रिया का जो दर है उसके SI मात्रक होगा मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, और सेकेंड इनवर्स। के इनवर्स मतलब मैं थोड़ा सा के इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ये बट्टे में लिखे रहते हैं, बट्टे में लिखने के बजाय इसको ऐसे लिख सकते हो। जो इनवर्सली देखो ऐसे लिखा रहता है मोल बटे लीटर गुणे सेकेंड, ठीक। तो ऐसे लिखने के बजाय हम क्या कर लेते हैं कि लीटर को ऊपर लिख देते हैं, तो L इनवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, कोई चीज ऊपर जाती है तो उसके साइड में चेंज हो जाता है, और सेकंड में इनवर्स में चला जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये जो लीटर है तुम चाहो तो LI भी कर सकते हो, उसको मैंने ली कर दिया, ठीक है। लिखना है इसको। हाँ, इसको अगर सही में लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। ला लिख लेना चाहिए। हाँ लिख लो, ये होगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये जब भी रिएक्शन का रेट निकालोगे ना, जब भी अभी अभी रिएक्शन का रेट निकालोगे तुम लोग मैथ्स यूज करोगे इसके अंदर, फिर जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो आंसर आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में। इसको बड़ा बड़ा लिखना, क्योंकि मात्रक के नाम पे एक एक या दो दो नंबर के सवाल आ जाते हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन का मात्रक क्या होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन समझ गया ना, अभिक्रिया की दर। तो हमारे यहाँ भी नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपके यहाँ नहीं आएगा तो हम मारेंगे ना। इसकी जिम्मेदारी इतनी डाल दी है। चलो तो अब हम चले भाई थोड़ा ऊपर से मार लिया हमरे भाई है तो इसीलिए तो है। नहीं मतलब अरे ऐसे अरे मतलब मेरी तरह नहीं है। इस तब फिर क्यों कह रही हो कि पागल है? आपके कहने का क्या मतलब? पागल हूँ? हमने कुछ नहीं कहा, हम खाली तुम्हारी बात में हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ठीक है। औसत वेग एवरेज वेलोसिटी, नहीं मतलब अच्छा चलो ठीक है, लिख लो, हेडिंग डालिए। अभी बताएंगे। ठीक है, हम अपने कान दे देंगे तुम्हें। शिवा नोट्स में क्यों नहीं लिख रही हो? भाई ये नोट्स में सोची ये वाला है, पर ऐसे ही सेम घर पे कुछ ना कुछ कांड होता रहता है तुम्हारे साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यानी कि अब तुम्हें एक अंदाजा रहता है कि भाई रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगा, क्योंकि अगर रिएक्शन के होने के 10 मिनट बाद तुम चेक करो कि कितना % रिएक्शन हो चुका है, तो तुम्हें एक अंदाजा हो जाएगा कि भैया 1 घंटे में कितना कंप्लीट होगा, 2 घंटे में कितना कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि उसके एक रिएक्शन की रेट होगी, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में लिख लो, डेफिनेशन लिख लो इसकी। जब किसी समय अंतराल में अभिक्रिया के सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन। भाई रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है ना, गाढ़ेपन में जो चेंज आता है, कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है, उसी को तो कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सब ये तो पता है ना ये चीज,
तो बस वही चीज तो है, गाढ़ेपन में चेंज आएगा समय के साथ। रेट ऑफ कोई जरूरी नहीं गाढ़ापन, गाढ़ापन तो तुम्हारे समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो उसमें चेंजेस आते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वो, ठीक है। हाँ, जब डेल्टा तो रहेगा ही रहेगा ना। डेल्टा का मतलब चेंज होता है। हाँ हाँ, वो तो change। हाँ, क्या लिखा? सांद्रता में सांद्रता में, शुरुआत से बताओ। जब किसी एक समय अंतराल में अभिक्रिया की सांद्रता में हाँ, सांद्रता में बदलाव आ जाए, आ जाए तो उसको औसत वेग अभिक्रिया माना जाता है। कौन सी बुलाई आज? केमिस्ट्री माना जाता है, औसत वेग अभिक्रिया। ठीक है। अब इसको, अब एक बात बताओ, अगर रिएक्शन को मैं मैं R से डिनोट करूंगा, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन, देखो मैं साथ साथ इंग्लिश इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि इन सब में ना ये R, अब R आ जाएगा, अभिक्रिया मतलब R। अब तुम कंफ्यूज हो गए यार, अभिक्रिया तो A से होता है तो वो R क्यों लिख रहे हो आप? होता नहीं है, वेलोसिटी V से होता है, वेग तो समझ में आ गया, वेलोसिटी V से और वेग भी V से, ठीक है। अब अभिक्रिया की दर, इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जो अब यूज होगा ROR। तो अब ROR आप सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जब सुनोगे रेट ऑफ रिएक्शन तब R से रेट, O से ऑफ, R से रिएक्शन, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की दर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ROR से, ठीक है। किससे? ROR, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो कहीं मैं ROR लिख दूं तो आप समझ जाओ कि रिएक्शन रेट की बात हो रही है। रेट का मतलब कितनी देर में चीजें कंप्लीट हो रही हैं। ये मैं बार बार टर्म्स बोलता रहता हूं ताकि जहन में घुसी रहे, ठीक है, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी है तो हम इसको क्या, किससे डिनोट करेंगे? R तो हम रिएक्शन के लिए यूज करते हैं, इसको औसत को A से करेंगे। नहीं तो एवरेज वेलोसिटी के लिए यानी कि एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत वेग के लिए इसको हम डिनोट करेंगे किससे? RAV से, रिएक्शन एवरेज, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, RAV से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला भी जो हम लिखेंगे वो किसका लिखेंगे? RAV का। अब क्या होता है ROR का, क्या होता है? ROR के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेल्टा C बटे डेल्टा T यूज करते हैं ना। डेल्टा C मतलब, डेल्टा का मतलब चेंज, C का मतलब कंसंट्रेशन, यानी कि उसकी सांद्रता में जो चेंज आया है, सांद्रता में जो बदलाव आया है, और टाइम में जो साथ। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है। ये सिंपल एक फॉर्मूला है। अभी ये थोड़ा और एडवांस होता जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लिया इतना? नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करो। ठीक है तुम, हाँ। चलो अब आगे देखते हैं। अब भैया एवरेज वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। अब एक चीज ध्यान रखो, मान लेते हैं एक रिएक्शन करते हैं हम, ठीक है, A प्लस B, दो चीजें थी, एक को हमने A मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया? तो A प्लस B जो है आपका बना रहा है C प्लस D, हाँ C प्लस D कुछ ही बना रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। A प्लस B को मिलाने पर क्या बन रहा है? C प्लस D बन रहा है, ठीक है, ठीक। तो A प्लस B बनाने पर C प्लस D बन रहा है। तो अब एक बात बताओ, मान लेते हैं ये A प्लस B है और इससे C प्लस D बन रहा है, तो अब क्या होगा? A प्लस D में कुछ कमी आएगी? A प्लस B में कुछ कमी आएगी? बताओ, कमी आएगी कि नहीं आएगी?
क्या एनर्जी जाएगी? कमी आएगी या वैसे ही रहेगा? अच्छा कुछ होगा तो कुछ कमी चेंज होगा। चेंज का मतलब ये जो A है, A प्लस बी, ये C प्लस डी बन रहा है। इसका मतलब A प्लस बी अपने आप को खत्म कर रहा है और C प्लस डी अपने आप को बढ़ा रहा है। शुरुआत से 1% से होगा। एनर्जी की बात ही नहीं हो रही है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने शक्कर डाल दी चाय पत्ती के अंदर, ठीक है, अब मुझे शक्कर निकाल के बताओ चाय से, पानी बढ़ा दी तो शक्कर खत्म होना, शक्कर निकाल नहीं पाओगे ना, जो शक्कर हमने डाली थी वो नहीं निकाल सकते ना आप, ऑब्वियसली। तो एक तरीके से अगर मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये एक क्या है, शक्कर है एग्जाम्पल के तौर पे, ये चाय पत्ती है, इन दोनों को हमने मिला दिया, या मान लेते हैं शक्कर है और ये दूध है, ठीक है, शक्कर और ये दूध है, तो ये क्या बन रहा है, ठीक है, मीठा दूध बन रहा है, ठीक। तो अब शक्कर और दूध मिलकर के एक मीठा दूध बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखो कि A प्लस बी जब बना रहे हैं तो A भी अपनी एक्चुअल क्वांटिटी खो रहा है और B भी अपनी एक्चुअल जो वैल्यू है वो खो रहा है और एक नई चीज बना रहा है। आप समझे? तो इसका मतलब ये माइनस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है। अब समझ में आया? तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में कि RAV यानी कि रेट ऑफ एवरेज, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी, माइनस का डेल्टा C किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट मतलब ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। क्यों? क्योंकि इसमें कमी आ रही है ना, होगा। और प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट मतलब क्या, ये इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी होगी, तो इसके लिए RAV क्या हो जाएगा, ये प्लस का डेल्टा C अपॉन डेल्टा T होगा। समझ में आ रहा है ना? ये इतना नोट कर लो। ठीक है भाई, पूरा बढ़िया चाय बड़ा बढ़िया चाय। अच्छा एक चीज और देख लो पहले। अब अगर मैं C की बात कर रहा हूं, ठीक है, डेल्टा C का मतलब क्या होगा, C में चेंज होगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख दूं C2 माइनस का C1, भाई चेंज ही तो हुआ, अपॉन T2 माइनस का T1 लिख सकता हूं। ये किसके लिए हो जाएगा, रिएक्टेंट के लिए होगा, और प्रोडक्ट के लिए भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, ये माइनस का होगा और ये बाहर वाला किसका होगा, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं उसको, ये इसके अंदर है नहीं, ठीक है, ये मैं बराबर करके लगा देता हूँ तब समझ में आ जाएगा। हाँ RAV रेट ऑफ एवरेज वेलोसिटी या रिएक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C2 माइनस का C1 अपॉन T2 माइनस का T1। ये डेल्टा का मतलब यही होता है, ये ध्यान रखो, चेंज हुआ ना, पहले जो था उससे चेंज हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे एक बात बताओ, क्या रिएक्शन की क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होगी चीजें?
क्वांटिटी पर। कितना? मान लो मुझे 1 किलो दूध उबालने में 1 घंटा लग रहा है, अब मुझे 100 किलो दूध उबालने में कितना देर लगेगी? 1 किलो दूध उबालने में 1 घंटा लग रहा है, तो 100 किलो दूध उबालने में कितना घंटा? जैसे 100 घंटा, ठीक है। 1 अंडा उबालने में 2 मिनट लग रहा है, 10 अंडे उबालने में कितना देर लगेगा? अंडे हाँ, 2 मिनट में बोलते ही नहीं है। मान लेते हैं, हाँ 2 अंडे उबालने में 2 मिनट लग रहा है, 1 अंडा उबालने में 2 मिनट लग रहा है, तो 10 अंडे उबालने में कितनी देर लगेगी? उतना टाइम, उतना ही। हाँ, एक ही आंच पर, लेकिन वो मैं जाने तो भाई राय हवा खा जाए ऐसे वैसे मेरे साथ वीडियो के नहीं तो उल्लू बना रहा था मैं। ठीक है। हाँ, जैसे जुबैर ने बताया कि एकदम से इतना फर्क नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है। एक किलो दूध और 100 किलो दूध, यानी कि क्वांटिटी से फर्क पड़ रहा है। वो तो उसके आंच के ऊपर डिपेंड करता है उसी ना। नहीं, आँच के ऊपर भी नहीं तो flame है, कितना तुम ज्यादा तेज आँच कर दोगी तो दूध ऊपर से ठंडा रहेगा, नीचे जलना शुरू हो जाएगा। हाँ, होता है ऐसा। यहाँ से हैंड्स प्रूव्ड कि तुम घर पे काम भी नहीं कर पाती हो। चलो इधर देखो, अब यहाँ पे देखो एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं। एक चीज समझना, ये है Na, ठीक है, ये है Cl, तो क्या बनाएगा? NaCl, नमक। और इसको बनने में मान लेते हैं कि 3 सेकंड लग रहा है। वैसे 3 सेकंड मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, बहुत ज्यादा, मतलब 3 सेकंड के भी 0.0001 में कन्वर्ट होगा। बहुत छोटी वैल्यू में भाई नमक मिलाया दोनों रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैंने 10 Na लिए, ठीक, और 10 Cl ले लिया, तो कितना बनेगा? 10 NaCl बन जाएगा। आप बताओ क्या अभी भी 3 सेकंड लगेगा? नहीं, कुछ चेंज आएगा, क्योंकि क्वांटिटी में फर्क आ रहा है। तो क्वांटिटी में फर्क किसी भी रिएक्शन का आगे का हिस्सा बताता है, समझ रहे हो? ठीक, ये कहलाता है स्टियोमेट्रिक कांस्टेंट। क्या कहलाता है? स्टियोमेट्रिक, या बहुत सारे स्टिक्योमेट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं रस समीकरणीय, कहलाता है रस समीकरणीय, ठीक है। स्टियोमेट्रिक कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक। स्टार्टिंग का क्या कहलाता है? स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये जो ये है, ठीक है। ये इस चीज पे डिपेंड करती है चीजें, ठीक। तो पहला पॉइंट, औसत वेग जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा? 2 चीजों पर, या तो स्टियोमेट्रिक कांस्टेंट समान होंगे, यानी कि जैसे 10 इधर था 10 उधर भी, या स्टियोमेट्रिक कांस्टेंट समान नहीं होंगे, इधर 2 उधर 5, इधर 10 उधर 12। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में भी तो डिपेंड करेगा, समझ रहे हो? तो इसमें लिख लो एक पॉइंट, औसत वेग, इसमें लिखे औसत वेग में। हाँ, अभी कितना? औसत वेग के अंदर लिखो पॉइंट डाल करके, औसत वेग का व्यंजक ज्ञात करना, व्यंजक ज्ञात करना, औसत वेग का व्यंजक ज्ञात करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था? इसके अंदर पॉइंट है, ठीक है, पहला, ठीक है। ये हेडिंग थी। हाँ, फाइंडिंग एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आ जाएगा, पहला समीकरण आएगा
ऐसी अभिक्रिया जिसमें समान हो, ठीक है। और दूसरी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें रस समीकरणीय समान हो और ऐसी अभिक्रिया जिसमें रस समीकरणीय समान ना हो। अब रस समीकरणीय क्या होता है भाई, ये देखो 2Na, तो ये जो 2 है जो आगे लगा है ये इसका क्या है, रस समीकरणीय स्टियोमेट्री। ये 2 जो लगा है वो है, हाँ रस समीकरणीय है। हाँ नहीं आइंदा से हो गया, नोट कर लिया। अब ये वाला तो बहुत आसान है, ये वाला पहला वाला, ऐसे अभिक्रिया जिसमें रस समीकरणीय समान हो, बहुत आसान है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मली निकाल लोगे इसका रिएक्शन भाई, इतना नोट कर लिया ना। अब पहले वाले का एग्जाम्पल समझा देता हूँ। पहला क्या था, जिसमें रस समीकरणीय समान है, ठीक है। उसमें हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तक जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, हमने 3 तरीके के रिएक्शन समझे, मतलब सुने, पहला एवरेज, दूसरा तत्क्षणिक यानी कि इंस्टेंटेनियस, और तीसरा तुम्हारा प्रारंभिक इनिशियल, ठीक है। एक बार हर 10-15 मिनट पे अपने आप को रिकॉल कर लिया करो, रिवाइज कर लिया करो खुद ही बैठे बैठे कि अब तक हमने क्या चीजें पढ़ी, ठीक है। इससे क्या होता है, रिवीजन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने एवरेज वेलोसिटी स्टार्ट करी पढ़ना। एवरेज वेलोसिटी की हमने डेफिनेशन ये पढ़ी कि भाई किसी भी टाइम पीरियड पे हम उसको चेक नहीं कर सकते। लाइक चेक करने का मतलब ये नहीं है, वो नॉर्मली जिस रेट पे स्टार्ट होगा उसी रेट पे एंड होगा। ये हमने एवरेज वेलोसिटी में पढ़ा, जिससे हमने ये पढ़ा कि डेल्टा सी बराबर डेल्टा टी होता है, जिसमें हमने रिएक्टेंट के लिए माइनस पढ़ा और प्रोडक्ट के लिए प्लस पढ़ा, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद हमने इसी के 2 पार्ट्स को और पढ़ा कि भैया मतलब कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी किसी भी रिएक्शन की वो 2 चीजों पे डिपेंड करेगी। पहला, इसके स्टियोमेट्रिक कांस्टेंट जो आगे लगे रहते हैं उस पे, जब वो समान हो और जब वो समान ना हो। तो जब वो समान होंगे तब हम क्या पढ़ेंगे। ये आ गया पिछले 45 या 30 मिनट या 25 मिनट का तुम्हारा छोटा सा रिकैप। ये दिमाग में हर 20-25 मिनट में चला लिया करो अपने दिमाग में, ऐसे याद होती है चीजें अच्छे से, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं, CO, ठीक है, इसको रिएक्ट करवाता हूँ Cl से, Cl2, जिसके भी नीचे 2 लग जाए समझ लो ज्यादातर वो गैस में आती है, जैसे Cl2, ठीक है, O2, सब ठीक है, गैसेस में आते हैं सब नहीं कुछ, ठीक है, एक जनरल जानने के लिए। अब ये क्या हो जाएगा, COCl2। अब बताओ ये सामान का एग्जांपल है ना भाई, इधर भी एक था उधर भी एक था, इस तरफ भी एक है, पूरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो पूरा क्या बन रहा है, एक बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, इस्लाम इस्लाम अभी वाले क्या क्या रहने दीजिए, रोज रोज ये डांटा के तुम्हारा चलो मेरी जान खाती है। ठीक है। अब इधर देखते हैं, अब देखो पहले याद कर लिया CO है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या था, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। तो कंसंट्रेशन में डेल्टा C की जगह क्या लिखेंगे हम, CO, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा CO, ठीक है, बटे कितने टाइम में, ठीक है, समझ में आया।
फिर उसके बाद बराबर लगा देंगे, फिर Cl है माइनस का डेल्टा Cl2 बटे डेल्टा T। माइनस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ठीक है। अब प्रोडक्ट में हम क्या लगाएंगे? प्लस, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा COCl2 प्लस का बटे डेल्टा T। समझ गए? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ठीक है, चलो इतना नोट कर लो। ये किसके लिए है? किसके लिए है? जब स्टियोमेट्रिक समान, ठीक है। देख रहे देखो देखो क्या है जी?